हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, इसी आशा के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। क्योंकि अभी एक नई न्यूज़ आई है अखबार में, इसके अनुसार आपकी जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना बताई गई है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही एकाग्रचित होकर करें और नियमित करें, ताकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आप अन्यों से बेहतर तैयारी कर सकें और परिणाम भी बेहतर प्राप्त कर सकें। इसलिए आप अपनी तैयारी को नियमित और टाइम टेबल के अनुसार करें। तो आज की जो वीडियो है हमारी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 में इतिहास जो पहली यूनिट है उसका जो तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका अध्ययन करेंगे। इसका जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप पिछला भाग देख सकते हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय और 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद और रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी है, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और यूपी बोर्ड से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी डाउनलोड करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी। जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो 1815 से 1914 ईस्वी के बीच जो परिस्थितियाँ बदली हैं, उनका जिक्र जो है इस पॉइंट में किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा है 19वीं शताब्दी का जो विश्व था, उस 19वीं शताब्दी के विश्व में तीव्र गति से जो है परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि परिवर्तन का समय था, पुनर्जागरण का काल था 19वीं शताब्दी। तो इस समय में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी, यानी पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया, और विदेशी संबंध नए ढंग से विकसित हुए। इस समय के जो आर्थिक विनिमय में 3 प्रभाव हुए हैं, जिसमें पहला प्रभाव था वस्त्र और गेहूं का था, जो कि एक देश से दूसरे देश में यहाँ पर ये पॉइंट बच्चों नोट करने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से जो है परीक्षा में, पिछले वर्ष की परीक्षा में जो है वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न लघु उत्तरी में बना था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रभाव आए थे, प्रवाह आए थे, ठीक है, प्रवाह, जिसके कारण अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी, अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए थे। तो ये 3 थे, 3 प्रभावों का अर्थशास्त्रियों ने उल्लेख किया है। वो 3 प्रभाव कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, यानी विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो व्यापार होता है, व्यापार के द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं, जिनमें गेहूं और कपड़ा ये वस्तुएं हैं, इनका प्रभाव हुआ था के व्यापार तक ही सीमित था। जो पहला प्रवाह है वो है व्यापार का, जिसमें गेहूं और कपड़े का ही मुख्य रूप से व्यापार होता था। और दूसरा था श्रम का प्रभाव होता था। दूसरा क्या था? श्रम का प्रभाव होता था। श्रम का जो दूसरा प्रभाव श्रम का हुआ, क्योंकि लोग रोजगार की खोज में, रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने लगे थे। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यानी एक देश से दूसरे देश में जाते थे।
और जो तीसरा प्रवाह था वो था पूंजी का होता था। तीसरा प्रवाह किसका होता था बच्चों? पूंजी का होता था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। जिसे क्या था, जो पूंजीवत होते थे वो अपने लाभ कमाने के लिए कम समय के लिए या लंबी समय की अवधि के लिए विदेशों में पूंजी का निवेश करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये 3 तरह के जो है प्रभावों का जो है अर्थशास्त्रियों ने जिक्र किया है, जिसमें पहला प्रवाह है व्यापार का, दूसरा श्रम का, तीसरा पूंजी का। ठीक है बच्चों, ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, कि वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। यानी वस्तुओं और जो पूंजी होती थी वो एक देश से दूसरे देश में तो चली जाती थी आसानी से, लेकिन जो व्यक्ति होते थे वो एक देश से दूसरे देश में जाने पर उनमें कई प्रकार की शर्तें लगाई जाती थीं। जबकि वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में किसी प्रकार की ज़्यादा कठोर शर्तें नहीं होती थीं, सरलता से इनका आवागमन एक देश से दूसरे देश में हो जाता था। लेकिन जो व्यक्ति होते थे इनका आवागमन एक देश से दूसरे देश में नहीं हो पाता था, उसमें कई तरह की शर्तें बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का ज़्यादा तरह से भली तरह से हम समझ सकते हैं। फिर भी आइए देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अब किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय में बात हो रही है 19वीं शताब्दी की। किस शताब्दी की बात हो रही है? 19वीं शताब्दी की। तो इस काल में जो है यूरोप में जो खाद्य उत्पादन था और उपभोग था, उसके रुझानों में काफ़ी बदलाव या परिवर्तन आ गया था। सभी देश ये प्रयास कर रहे थे कि वे खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएं, कि खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएं, दूसरों पर निर्भर रहना ना पड़े। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की ये बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे, तो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बदल गईं। क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तो 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी या जो आबादी थी वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश में जो भोजन की मांग थी, जो खाद्य पदार्थ की मांग थी, वो बढ़ने लगी। वह जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से खाद्यान्न की मांग भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो नगर बढ़ रहे थे, उद्योग बढ़ रहे थे और खाद्यान्न की मांग में भी वृद्धि हो रही थी। कृषि उपजों की जो मांग बढ़ने से, भाई कृषि जो उपज थी, जो खाद्यान्न थी, उनकी मांग बढ़ने से वे और ज़्यादा महंगे हो गए। खाद्यान्न वस्तुएं और ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। जो भूस्वामी थे, भूस्वामियों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर नियंत्रण लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो खाद्यान्न वस्तुएं थी उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन उतनी तेज़ी के साथ नहीं हो रहा था। क्योंकि जनसंख्या में जो है ज्यामितीय वृद्धि से वृद्धि हो रही थी, जबकि खाद्यान्नों में अंकगणितीय वृद्धि से की तरह जो है वृद्धि हो रही थी। मतलब जनसंख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस हिसाब से बढ़ रही थी, जबकि खाद्यान्न उत्पादन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ रहा था, जिसके कारण खाद्यान्न कम उत्पादित हो रहा था, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की जो है मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ गई थीं। तो फिर इसमें क्या हुआ,
तो कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी थी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे थे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, उनके दबाव में उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी कि मक्का भी आयात नहीं की जा सकती है दूसरे देश से। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। अब कॉर्न लॉ क्या है, इसके बारे में भी प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो सरकार ने मक्का के आयात पर जो कर लगा दिया था, जो नियंत्रण लगा दिया था, उसे ही जो है कॉर्न लॉ या मक्का कानून कहते हैं। कॉर्न माने होता मक्का और लॉ माने होता कानून या नियम, नाम दिया गया था इसे। और खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य के कारण, जो भी खाद्य पदार्थ थे, भोजन सामग्री थी, उसके जो मूल्य बढ़ रहे थे, उनके मूल्यों के बढ़ने के कारण जो उद्योगपति थे और जो नगर के निवासी थे, नगर के निवासियों ने, नगर में रहने वाले लोगों ने कॉर्न लॉ समाप्त करने की मांग की कि कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया जाए। भाई खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें हो रही थी, जिसके कारण सामान्य जनता उसको खरीद नहीं पा रही थी। उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों यानी शहर के लोगों को ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे या वापस ले ले। तो कॉर्न लॉ जो है उसको निरस्त करने की मांग जो है की गई जोरों शोरों से, और सरकार ने इसे निरस्त भी कर दिया। सरकार ने भी जो है, जब सरकार पर दबाव पड़ा तो सरकार ने कॉर्न लॉ को जो है समाप्त कर दिया। अर्थात अब मक्का का आयात विदेशों से किया जाने लगा था ताकि आम जन को जो है उसकी आपूर्ति हो सके और इस भुखमरी से निजात पा सकें। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद वह बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाला खाद्य पदार्थ से भी कम थी। यानी ब्रिटेन में जो फसल पैदा हो रही थी, खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो रहे थे और जो हम विदेशों से मंगाते थे, इनकी तुलना में ये और अधिक सस्ते हो गए थे, और अधिक सस्ते थे। यानी जो देश में खाद्य पदार्थ उत्पादित हो रहे थे और जो विदेशों से मंगाए जाते थे, वो देश की तुलना में विदेशों वाले सस्ते होते थे। तब क्या हुआ, बाहर के वस्तुओं की जो है डिमांड बढ़ गई, मांग जो है बाहर के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। भाई जब देश का बना हुआ माल कोई नहीं खरीदेगा, आयातित माल ही खरीदेगा, तो वहाँ के जो किसान होंगे उनकी हालत और बदतर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। परिणाम क्या हुआ, जो विशाल भूभागों पर जो खेती की जा रही थी, बड़े बड़े मैदानों में जो खेती की जा रही थी, वो खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांव से उजड़ कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। ये स्थिति जो है वहाँ की हो गई। जब खाद्य पदार्थ जो है उनकी मांग बढ़ गई, सस्ते हो गए, जिसके कारण उनका उपभोग बढ़ गया, उपभोग बढ़ने से उनकी मांग बढ़ गई और ब्रिटेन के उद्योग लोगों को रोजगार देकर उनकी आय बढ़ाने में सक्षम थे। इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थों के आयात की मात्रा बढ़ानी पड़ी और जो पूर्वी यूरोप था, रूस था, अमेरिका था और ऑस्ट्रेलिया था, इन्होंने जो है खाद्यान्न निर्यात करने की दृष्टि से कृषि का क्षेत्र बढ़ा दिया। यानी यहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि होने लगी ताकि इनका जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है वो विदेशों को भेजा जा सके, निर्यात किया जा सके, और जो इटली है वो उसको इटली मतलब जो ब्रिटेन है वो उसको आयात कर सके। तो जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आए तो ब्रिटेन के उपभोग का स्तर बढ़ गया और 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन का औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज हो रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि और इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी पर्याप्त नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत पड़ी। ज़्यादा तादाद में
माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी वहां घर बनाएं और अपनी नई बस्तियां बनाएं और वहां रहें, तब जो है वहां खेती आसान हो सकेगी। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत पड़ती है। भाई ये सभी काम कैसे होंगे? बिना धन के और बिना श्रम के नहीं हो सकते हैं। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। भाई जहाँ श्रम की कमी थी, तो जहाँ श्रम की अधिकता थी, वहाँ से श्रम को यानी लोगों को शिफ्ट किया गया, ले जाया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसको हम कहते हैं श्रम का प्रवाह। श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या हस्तांतरण होना। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। अब क्या हुआ? जो 19वीं शताब्दी में जब श्रम का इतना अधिक प्रभाव हुआ था कि यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग, कितने लोग बच्चों? 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। यूरोप महाद्वीप के लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बस गए। और यही नहीं, बात यहीं समाप्त नहीं होती। पूरे विश्व के लगभग 15 करोड़ लोग अच्छा जीवन जीने की चाह में अपना घर छोड़कर प्रवासी बन गए, दूसरे देशों में चले गए और वहाँ पर काम करने लगे। लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह में अपना घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। देखिए ये चित्र यहाँ पर बना हुआ है। ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है कि अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज़ का चित्र ये बना हुआ है। M.W. रिडले ने बनाया है। 1869 की बात है। देखो ये जहाज़ पर लदकर जो है श्रमिक एक देश से दूसरे देश में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, तो इसको हम श्रम का प्रवाह कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जहाज पर चढ़ने का इंतजार करती आयरिश अप्रवासियों का चित्र ये बना है। ये इंतजार कर रही हैं जहाज पर चढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से जो है लोग विदेशों में जा रहे थे, जहाँ श्रमिकों की कमी थी वहाँ श्रम का प्रभाव हो रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों 1890 तक जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बन चुका था। वैश्विक स्तर पर जो है कृषि अर्थव्यवस्था अपनाई जा चुकी थी। अतः जो श्रम का प्रवाह हो रहा था, पूंजी का प्रवाह था, पारिस्थितिकी और जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, उसका भी नया रूप ये ले चुके थे। अब भोजन निकट से नहीं वरन विदेशों से मंगाया जाने लगा था। अब भोजन जो है पास से नहीं मंगाया जाता था, बल्कि विदेशों से भोजन का आयात किया जाता था। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं मंगाया जाता था, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे, यानी दूसरे देशों से भेजे गए थे या जिनका आयात किया गया था, एक देश से दूसरे देश को निर्यात किए गए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। एक पीढ़ी से वहाँ जंगल रहे होंगे और वहाँ पर उन्होंने जंगलों को साफ करके खेती की और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था और पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था।
भाई इनको कम वेतन दिया जाता था, कम वेतन पर ही इनसे काम लिया जाता था। और बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के जो नाटकीय बदलाव हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे, हम अपने यहाँ अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में हम देख सकते हैं यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था। निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा गया। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, यानी भोजन तो एक उदाहरण मात्र है कि भोजन के लिए ये काम किया गया था। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। और रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि सन 1820 से 1914 के बीच वैश्विक व्यापार में 25 से 45 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। विश्व व्यापार में 1820 से लेकर के 1914 तक जो व्यापार था, जो वैश्विक व्यापार था, उसमें 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% जो हिस्सा था वो प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों से बने खनिज पदार्थों का था। इनके द्वारा जो पदार्थ बनते थे उससे होता था। अब जो भी कृषि में उत्पादित होता था उसमें तकनीक के प्रयोग के द्वारा और उसे अधिक मूल्यवान बनाया जाता था। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। यानी तकनीक के परिणाम स्वरूप ही ये इतने बदलाव हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, रेलवे के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, ठीक है, श्रमिकों का जो प्रभाव हुआ उसमें बदलाव हुए हैं। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भारी सुधार या परिवर्तन हुए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सके। इस प्रकार से तकनीक के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। देखिए बच्चों, इसी क्रम में जो है जो मांस उत्पादों के व्यापार में इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है, यानी इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर ही जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुत का वजन भी कम हो जाता था और ये वे खाने के लायक भी नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी और उत्पादन भी कम रहता था। और नई तकनीक के आने से स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक स्थापित की गई और जिसमें जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। यानी रेफ्रिजरेटर जो है की तकनीक जो है अपनाई गई थी, इससे अधिक समय तक वस्तुएं ख़राब नहीं होती थीं। और इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब जगह से
जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में काफ़ी कम खर्चा हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी और पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड ही होते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए। जीवन की स्थितियां बदल गईं, उसमें काफ़ी सुधार और बदलाव हो गए। देश में शांति स्थापित हो गई और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को भी समर्थन मिलने लगा। तो 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति थी, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। जो 19वीं शताब्दी के अंत में दशकों में जो व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगा, या केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी काले दूसरे पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे यानी जो लाभ होता है, मुनाफा होता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में आज़ादी और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप की विजयों में बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों की विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया गया। यानी औपनिवेशिक जो समाज थे उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। जरा अफ्रीका के इस मानचित्र को देखिए, ये मानचित्र बना हुआ है अफ्रीका का। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाओं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा रखकर यानी स्केल रखकर, पैमाना रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया। और 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की जो बर्लिन में एक बैठक हुई थी, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने जो अपने शासन वाले जो विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि जो हो रही थी, बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आया और पहले स्पेन के कब्जों में रहकर कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि औपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की जो अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब एक नया पॉइंट है जिसकी चर्चा भी हम इस में करेंगे कि रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या होता है। देखिए बच्चों, अफ्रीका में बात है सन 1890 के दशक की। 1890 में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाले प्लेग या रिंडरपेस्ट का रोग महामारी बनकर जो है फैल गया था। इस बीमारी ने जो हजारों लोगों को उनकी रोजी रोटी से अलग कर दिया, यानी उन्हें बेरोजगार कर दिया। अफ्रीका के लोग पशु पालकर अपना जीवन यापन करते हैं और भूमि और पशु ही उनके जीवन की आधार बने हुए थे। और 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिजों के विशाल भंडारों ने यूरोप के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और वे अफ्रीका में बागानी खेती और खनिजों का दोहन करके उन्हें यूरोप भेजना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ के जो निवासी थे उन्हें वेतनभोगी श्रमिक सुलभ नहीं हो पा रहे थे और श्रमिकों को अपने पास रोकने और तथा उनकी मजदूरी देकर काम कराने के सभी उपाय वो बेकार हो गए थे। उन पर भारी करों का भार थोप दिया गया था ताकि उनका भुगतान करने के लिए वे श्रमिक बन जाएं, और किसानों के उत्तराधिकार के नियम बदल दिए थे और श्रम को बाजार में लाने के प्रयास किए गए थे। खानों में काम करने वालों को बाड़ों में बंद कर दिया गया था, यानी बाड़ बनाकर उनको उसमें कैद कर दिया गया था। रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी
रिंडरपेस्ट बीमारी ने यूरोप के लोगों को, जो लोग थे, उनकी इस समस्या को हल कर दिया। 5 वर्षों में रोग पूरे अफ्रीका में फैल गया और 90% पशुओं की मौत हो गई। सरकार ने इन बचे पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर श्रम को बाजार तक पहुंचा दिया। अतः अब बागानों, खानों, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक सुलभ होने लगे। आसानी से श्रमिक जो है उपलब्ध होने लगे थे। तो इस प्रकार से जो है ये बीमारी जो है फैली। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि रिंडरपेस्ट बीमारी किससे संबंधित है। तो रिंडरपेस्ट बीमारी जो है पशुओं से संबंधित है। और रिंडरपेस्ट बीमारी किस दशक में फैली थी। सन 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली थी। यहाँ से जो 3-4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का बच्चों वीडियो ये कैसा लगा है। आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी पॉइंट समझने में आपको दिक्कत रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसको अभी पढ़ाएंगे, आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।